नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अमित भटनागर आपका अपने चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज आपके सामने मैं एक नया प्रोफेशन लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट सब लोग जानते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है और वन ऑफ द टॉप मोस्ट और पोजीशन होती है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन इंडिया होता है। कहते हैं कि डॉक्टर बनने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, इसलिए बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है। डिमांड बहुत है क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं, आपका टैक्स बचाते हैं, वो आपको सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, सबका अपना अपना प्रोफेशन है और प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट उनमें से एक है, जिसमें आपको उनकी डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट सभी बिजनेसमैन जो होते हैं उनको उनकी ज़रूरत होती है। एंड देन अगर आप सैलरीड पर्सन की बात भी करें तो ईयर एंड में उनकी ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। मैंने दोस्तों कुछ नियम लिखे हैं उनके लिए और एक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आया हूँ, जैसा कि हमेशा करता हूँ। आइए देखते हैं कि क्या क्या नियम होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। सबसे पहला नियम मेरा बोलता है कि मुझे सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 10th हाउस का संबंध चाहिए होगा कुंडली के अंदर। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 10th हाउस का संबंध चाहिए। मैंने पीछे लिखा है, लेकिन वो हिंट के लिए होता है, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। सेकंड हाउस हमारा अर्थ त्रिकोण है। आप सब जानते हैं हमारे जब कुंडली के 12 भाव होते हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब लग्न, अर्थ मतलब सेकंड हाउस, काम मतलब थर्ड हाउस, मोक्ष मतलब फोर्थ हाउस। इस तरीके से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करके 3 बार रिपीट होता है। तो सेकंड हाउस हमारा अर्थ त्रिकोण है। अर्थ मतलब होता है धन। चार्टर्ड अकाउंट किस में डील करता है? धन के अंदर, इसलिए सेकंड हाउस। फिफ्थ हाउस होता है ज्ञान का, परामर्श का, सलाह का। क्योंकि ऐसा जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट सलाह देते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन। ईयर एंड में आपको उनकी जरूरत होनी ही है, क्योंकि आपको टैक्स सेव करना होता है। यू नीड कंसल्टेशन। सो फिफ्थ हाउस होता है कंसल्टेशन का। फिफ्थ हाउस हमारा इसलिए जरूरी है। 10th हाउस तो कर्म स्थान है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो अगर प्रोफेशन में जानना है जहां पर आपको कंसल्टेशन देनी है, मनी रिलेटेड मैटर है, तो ऑब्वियसली 10th हाउस का संबंध भी होना चाहिए। तो हमने समझा कि पहला नियम सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 10th हाउस का संबंध होना चाहिए। गुड। दूसरा नियम बोलता है मेरा कि मुझे बुध और गुरु की जरूरत होगी। बुध मैंने लिखा है यहाँ पर अकाउंट्स के लिए, और गुरु होते हैं सलाह और धन के नैसर्गिक कारक। सब लोग जानते हैं फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब के लिए बुध का स्ट्रांग होना जरूरी है। और गुरु क्योंकि ज्ञानी हैं, परामर्श देते हैं, और धन शुभ ग्रह हैं, धन के लिए वो भी एक मेजर प्लैनेट होते हैं। तो सलाह और धन के लिए गुरु, और अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क करने के लिए आपको चाहिए शनि, बुध। ये हो गया कैटेगरी 1, मतलब ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी। एक और कनेक्शन चाहिए होता है हमें मंगल और शनि का। अगर ये क्यों चाहिए होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब आप डील करते हैं टैक्स सेविंग, यानी कि आप मतलब सरकार से उस टैक्स को बचा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इलीगल तरीके से बचाते हैं, लेकिन हम बचाते हैं, तो मतलब हमें यहाँ पर पाप ग्रहों की जरूरत पड़ेगी। हम अपने जो धन को है उसको येन केन प्रकार बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग डिफरेंट तरीकों से बचाते हैं। मैं मतलब स्पष्ट तरीके से बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसलिए जो आप सबको पता है किन तरीके से बचाते हैं, जो भी तरीके से बचाते हैं उनके लिए पाप ग्रह लगते हैं, ये बात आप मान के चलिए। मंगल और शनि का मुझे संबंध चाहिए, क्योंकि मैं किसी से अपना पैसा बचा रहा हूँ बाय ऑल मीन्स। हमने ये 2 नियम पढ़े, पहला कि टू सेकेंड, फिफ्थ और 10th हाउस का संबंध, और दूसरा बुध और ग्रह, मुझे बुध और गुरु चाहिए, सेकंड नंबर पे मंगल और शनि चाहिए। अब मैंने कुंडली बनाई है, मैं इन नियमों को इसके ऊपर लगाकर देखते हैं कि लगते हैं नहीं लगते, कितने % लगते हैं या 100% लगते हैं। ये एक जातक हैं जो कि बहुत फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोशिश करते हैं अपने नियम लगाने की।
मैंने पहला दोस्तों लिखा है लग्नेश और लग्न लॉर्ड जो है मेरे, और सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस के लॉर्ड यानी लग्नेश और द्वितीय जो है कि है शनि, कहाँ बैठे हुए हैं? बैठे हैं सेकंड हाउस में। ठीक है, सेकंड हाउस से हम 5th और 10th का संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो लग्न लॉर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड यानी द्वितीय मेरे द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद देखते हैं 5th हाउस के कौन है मालिक। 5th लॉर्ड है मेरे शुक्र और 10th लॉर्ड है वो भी शुक्र ही है, लेकिन वो बैठे कहां पर है? वो बैठे हैं मेरे एकादश भाव में। अब ये देख लेते हैं क्या शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, क्योंकि 5th लॉर्ड भी है और 10th लॉर्ड भी है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की 10वीं दृष्टि मेरे 5th लॉर्ड पर और 10th लॉर्ड पर पड़ रही है। क्या हमारा पहला नियम इसमें फलीभूत हुआ? बिल्कुल हुआ। 10th हाउस 5th हाउस और 10th मतलब सेकंड हाउस 5th और 10th हाउस का संबंध बना। अब हम देखते हैं दूसरा नियम जो बोल रहा था हमारा मंगल व शनि का संबंध। क्या हमारी कुंडली में मंगल और शनि का संबंध है? शनि बैठे हैं सेकंड हाउस में, मंगल बैठे हैं 8th हाउस में। 1 2 3 4 5 6 7 शनि की 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 दृष्टि विनियम मतलब परस्पर दृष्टि इनकी आपस में पड़ रही है। तो क्या मेरा सेकंड रूल फलीभूत हुआ? मंगल व शनि मुझे चाहिए थे टैक्स बचाने के लिए। पहला नियम लगा सेकंड हाउस, सेकंड 5th एंड 10th हाउस का कनेक्शन जो हमें मिला। मेरा सेकंड लॉर्ड जो है वो 5th हाउस को भी देख रहा है और शुक्र 5th लॉर्ड को भी देख रहा है और 10th लॉर्ड को भी देख रहा है। देखिए अच्छा, एक रूल दोस्तों बताना मैं भूल गया। हमें 6th और 12th एक्सेस चाहिए होता है यहाँ पर, मतलब छठा भाव और 12th हाउस। एक्सेस की बात जब करते हैं यानी कि इन दोनों भावों की हम बात कर रहे हैं। छठा भाव हमें सबको पता है ऋण रोग रिपु, शत्रु जब बनते हैं तो कानून आता है बीच में। कानून हमें चाहे छठे भाव से देखना होता है। और 12th एक्सेस किसके लिए होता है? ऑडिटिंग एंड टैक्स के लिए। तो 12वां भाव जो है टैक्स और ऑडिट की बात करता है। तो यहाँ पर हमें 6 और 12 के एक्सेस की जरूरत भी पड़ेगी। देखिए तो मैंने पहला नियम जो लिखा था सेकंड हाउस लग्नेश द्वितीय शनि जो है सेकंड हाउस में है, जो कि ये बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया आपको। सेकंड लॉर्ड शनि जो है वो 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड शुक्र को देखते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि मेरा सेकंड हाउस 5th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन कैसे बना, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड को देख रहे हैं। उसके बाद शनि की दृष्टि गुरु पर है जो कि 3rd एंड 12th लॉर्ड है। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। गुरु मेरा कारक ग्रह है, गुरु मेरा कारक ग्रह है और जो कि प्रोफेशन वाले हाउस को डायरेक्ट देख रहा है। ठीक है, तो उस पर सेकंड लॉर्ड की दृष्टि भी पड़ रही है। ये मैंने हो गया। गुरु वक्री जो हैं वो 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। मैंने आपको जस्ट अभी ये बात बताई। गुरु का प्रोफेशन से संबंध है। 10th हाउस पे गुरु का देखने का क्या मतलब हुआ? 4th हाउस में बैठे हुए हैं, 10वें हाउस को घर को देख रहे हैं। 10वां घर होता है प्रोफेशन का। तो मेरा जो मेन प्रॉपर कारक ग्रह है गुरु, जो मुझे चाहिए परामर्श देने के लिए, वो मेरे प्रोफेशन को हाउस को देख रहा है। मतलब मेरा प्रोफेशन जो होगा वो किसी ऐसी फील्ड में होगा जहां पर मैं कंसल्टेंसी दूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए, बुध कहां बैठे हैं? द्वादश एकादश भाव में बैठे हुए हैं। मेरा कारक ग्रह बुध भी है। सेकंड लॉर्ड की उसके ऊपर भी दृष्टि है, क्योंकि शुक्र के साथ ही तो बैठा है। शनि की 10वीं दृष्टि बुध के ऊपर भी है। सो सेकंड लॉर्ड जो कि मेरे छठे भाव का स्वामी है। मैंने क्या बताया था? 6th और 12th एक्सेस चाहिए मुझे कानून देखने के लिए। छठा भाव और 12th हाउस चाहिए। तो छठा भाव का संबंध कैसे आया? सेकंड लॉर्ड 6th लॉर्ड को देख रहा है, जो कि अकाउंटिंग का कारक है, कानून के लिए, है ना। कानून और अकाउंटिंग वाला कारक जो है मेरा सेकंड हाउस से कनेक्शन बना। और गुरु जो थे वो 12वें हाउस के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर ऑडिटिंग, टैक्स, इन सब से संबंध बना। तो बेसिकली देखा हमने कि सेकंड हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस का सीधा संबंध है। देन शनि की दृष्टि जो है मेरे बुध के ऊपर भी है, जो कि छठे भाव के स्वामी है।
शनि की दृष्टि मेरे गुरु के ऊपर भी है, जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं। 6 12 एक्सेस का मेरे को संबंध मिल गया, मंगल शनि का संबंध मिल गया, और सेकंड हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस का संबंध मिल गया। मैं D9 में अगर देखता हूं तो D9 में बुध जो है सेकंड लॉर्ड और 5th लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठ गए। सीधे सीधे सेकंड लॉर्ड जो है यहाँ पे, सेकंड हाउस का स्वामी जो है वो देखिए 5th हाउस का स्वामी भी है और सीधे प्रोफेशन वाले भाव में जाकर बैठ गया। यानी 2 5 10 का संबंध D9 में भी बन गया है। कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर संबंध बन रहे हैं दोनों कुंडली के अंदर। और D9 में मंगल शनि की युति है। ये चीज जो यहाँ पर दृष्टि थी संबंध, यहाँ युति बन गया और प्रोमिनेंट कंडीशन बन गई। तो जितने रूल हमने पढ़े पूरे पूरे अप्लाई हो रहे हैं इस कुंडली के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्क चार्ट से हम क्या देखते हैं, प्रॉमिस जो D1 में हमारा है वो आगे वर्क चार्ट में और स्ट्रांग हो रहा है या कमजोर हो रहा है। हम देखते हैं कि जो हमारे संबंध हमें D1 में मिले उतने ही स्ट्रांग या उससे ज्यादा स्ट्रांग D9 के अंदर हैं। प्रोफेशन के लिए D10 भी देखा जाता है, लेकिन हमें D9 के अंदर इतने प्रोमिनेंट जो है स्ट्रांग वो मिल गए थे कनेक्शन, D10 की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज जब आप किसी को परामर्श देते हैं तो आपको D10 भी देखना जरूरी होगा। लेकिन 3 में से जब 2 चार्ट में आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिल जाते हैं, देन यू कैन से कि 90-95% आप सही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये जातक जो है टैक्स एंड ऑडिट रिलेटेड फील्ड में ही जाएगा, जो कि होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश की है कि 2-3 नियम के सहारे से आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन के बारे में कुंडली पर लगा के समझा पाऊं। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। बिफोर हम लोग चैनल को मतलब अपना वीडियो क्लोज करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।